नमस्ते और इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय है एक ऐसी तकनीक जो लगभग 3 दशक पुरानी है, लेकिन आज भी तकनीक की दुनिया में छाई हुई है, जावा प्रोग्रामिंग भाषा। सवाल यह है कि 1990 के दशक में जन्मी ये भाषा 2025 में भी इतनी महत्वपूर्ण और लोकप्रिय क्यों है, जबकि तकनीक तो आप देखिए हर पल बदल रही है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम टेक्नोटॉनिक्स के एक लेख का सहारा ले रहे हैं। उसका शीर्षक है जावा 2025 में भी लोकप्रिय क्यों। हमारा मकसद है इस लेख की गहराइयों में उतरना और उन मुख्य वजहों को समझना जो जावा के स्थायी सफलता के पीछे है। मतलब ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं होगी, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कारण आपस में कैसे जुड़े हैं। सोचिए जरा, तकनीक की दुनिया कितनी तेजी से बदलती है। नई भाषाएं, नए फ्रेमवर्क रोज आ रहे हैं। ऐसे में जावा का इतने लंबे समय तक टॉप पर बने रहना थोड़ा हैरान करता है ना। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, 90s के दशक के मध्य से। जावा का एक सिद्धांत था, एक बार लिखो कहीं भी चलाओ, या वोरा। ये उस समय कैसे इतना क्रांतिकारी बन गया? हाँ, ये वाकई क्रांतिकारी था और इसका क्रेडिट जाता है जावा वर्चुअल मशीन यानी जेवीएम को। जेवीएम को आप एक तरह का यूनिवर्सल ट्रांसलेटर या एक जादुई बॉक्स समझ सकते हैं। डेवलपर्स जावा में कोड लिखते थे और जेवीएम उस कोड को किसी भी मशीन पर चलाने लायक बना देता था, चाहे वो विंडोज हो, मैक हो या लिनक्स। बस उस मशीन पर जेवीएम इंस्टॉल होना चाहिए। ओह, इससे पहले डेवलपर्स को अक्सर अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मतलब अलग-अलग कोड लिखना पड़ता था, जो कि एक बड़ी सरदर्दी थी। अच्छा, तो मतलब जेवीएम ने कोड को मशीन की बंदिशों से एक तरह से आज़ाद कर दिया। डेवलपर्स की जिंदगी आसान हो गई। हाँ, बिल्कुल। आप कल्पना कीजिए कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो बिना किसी बदलाव के हर कंप्यूटर पर चल जाए। ये डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ा आकर्षण था। इसने ना केवल डेवलपमेंट का टाइम और कॉस्ट कम किया, बल्कि जावा को तेजी से अपनाने की नींव भी रखी। कि इसकी लोकप्रियता का पहला पिलर यही था, प्लेटफॉर्म की स्वतंत्रता। इसने इसे शुरुआत से ही एक मजबूत बढ़त दी। ये सिर्फ एक टेक्निकल फीचर नहीं था, ये बिजनेस के लिए भी बहुत मायने रखता था। समझ गई। तो ये कहीं भी चलाओ वाली मजबूत नींव तो बन गई। अब सवाल उठता है कि इस नींव पर जावा ने किस तरह की और कहां-कहां प्रभावशाली इमारतें खड़ी की। लेख में तो वेब, मोबाइल ऐप्स, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, बड़े सिस्टम्स, कई जगहों पर इसके इस्तेमाल का जिक्र है। ये दायरा तो बहुत ही विशाल लगता है। खासकर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में इसकी भूमिका काफी अहम बताई गई है। हाँ, और ये जावा की दूसरी बड़ी ताकत है, इसकी वर्सेटिलिटी मतलब बहुमुखी प्रतिभा। अब एंड्रॉयड को ही लीजिए। आज दुनिया के अरबों स्मार्टफोन एंड्रॉयड पर चलते हैं और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की दुनिया वो काफी हद तक जावा पर ही बनी है। अच्छा। हालांकि अब कॉटलैंड जैसी नई भाषाएं भी लोकप्रिय हो रही हैं, पर आज भी लाखों एंड्रॉयड ऐप्स जावा में लिखी हुई हैं और जावा जानने वाले डेवलपर्स की मांग बनी हुई है। ये जावा को मोबाइल की दुनिया में एक बहुत ही रेलेवेंट प्लेयर बनाता है। और वेब डेवलपमेंट के बारे में क्या? वहां तो आजकल बहुत सारी नई तकनीकें हैं ना? सही कहा, लेकिन वेब की दुनिया में भी जावा एक मजबूत दावेदार है, खासकर बड़े और कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस के लिए। आपने स्प्रिंग और हाइबरनेट जैसे फ्रेमवर्क का नाम सुना होगा। हाँ, सुना है। ये असल में जावा डेवलपर्स के लिए शक्तिशाली टूलकिट की तरह हैं। फ्रेमवर्क मतलब पहले से बने बनाए कोड और स्ट्रक्चर जो डेवलपर्स का काम आसान और तेज कर देते हैं। स्प्रिंग और हाइबरनेट सुरक्षित, स्केलेबल यानी जरूरत के हिसाब से छोटे या बड़े ट्रैफिक को संभालने में सक्षम और आसानी से मेंटेन होने वाले वेब एप्लीकेशन बनाने में मदद करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये फ्रेमवर्क्स खुद भी लगातार डेवलप हो रहे हैं, नई सुविधाओं के साथ अपडेट होते रहते हैं। इससे जावा वेब तकनीक में पीछे नहीं रहता। कि बड़े उद्यम मतलब बड़ी कंपनियां, बैंक, सरकारी संगठन, वो भी जावा पर बहुत निर्भर करते हैं। छोटी परियोजनाओं से लेकर इतने बड़े कॉर्पोरेट सिस्टम्स तक जावा हर जगह कैसे फिट हो जाता है? ऐसा क्या है जो इन बड़ी संस्थाओं को जावा की ओर खींचता है? देखिए, बड़े उद्यमों की प्राथमिकताएं अक्सर अलग होती हैं। उन्हें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो चट्टान की तरह स्टेबल हो, मतलब बिना रुके भरोसे के साथ चले। स्केलेबल हो, यानी कल अगर यूजर्स 10 गुना बढ़ जाएं तो सिस्टम हांफने ना लगे। और सबसे महत्वपूर्ण, अभेद्य सुरक्षा, मतलब सिक्योर हो, खासकर जब बात फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या सेंसिटिव डेटा की हो। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। यहीं पर जावा एंटरप्राइज एडिशन, जिसे अब जकार्ता ईई के नाम से जाना जाता है, हम्म। वो सामने आता है।
ये जावा का एक स्पेशल वर्जन है जो इन्हीं बड़ी जटिल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये मजबूत एपीआईज और टूल्स देता है। एपीआईज मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। इन्हें आप सॉफ्टवेयर के अलग अलग हिस्सों के बीच बातचीत करने के नियमों का सेट या एक तरह का मेन्यू कार्ड समझ लीजिए। अच्छा। जावा ईई इन्हीं एपीआईज के जरिए जटिल मल्टी टियर सिस्टम बनाना संभव बनाता है। सालों से जावा ने बैंकिंग, बीमा, रिटेल और सरकारी क्षेत्रों में अपनी विश्वसनीयता साबित की है। इसीलिए ये संगठन अपने सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस के लिए आज भी जावा पर भरोसा करते हैं। वाह, तो स्थिरता, मापनीयता और सुरक्षा, ये 3 शब्द बड़े उद्यमों के लिए जावा का मंत्र बन गए हैं। ये वाकई प्रभावशाली है। अब लेख में एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर जोर दिया गया है, जावा का विशाल डेवलपर समुदाय। लाखों डेवलपर्स, ये किसी भाषा को इतने लंबे समय तक जिंदा और प्रासंगिक रखने में कैसे मदद करता है? ये सिर्फ संख्या की बात है या कुछ और भी? नहीं, ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है। ये जावा की शायद सबसे बड़ी और सबसे डायनामिक ताकत है। सोचिए, लाखों डेवलपर्स का एक एक्टिव समुदाय होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक विशाल ज्ञान का भंडार। अगर किसी डेवलपर को कोड लिखते समय कोई मुश्किल आती है, तो लगभग तय है कि किसी और ने उस मुश्किल का सामना पहले किया होगा और उसका हल ऑनलाइन मौजूद होगा, जैसे स्टैक ओवरफ्लो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। हाँ, ये तो है। इसका मतलब है हजारों ओपन सोर्स लाइब्रेरियां और फ्रेमवर्क। लाइब्रेरियां यानी पहले से लिखा हुआ कोड जिसे डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करके समय बचा सकते हैं, जैसे किसी जटिल गणितीय गणना के लिए या फाइलें पढ़ने लिखने के लिए। ये लाइब्रेरियां और फ्रेमवर्क डेवलपमेंट को बहुत तेज और कुशल बना देते हैं। तो ये समुदाय एक तरह से डेवलपर्स के लिए एक सपोर्ट सिस्टम और संसाधनों का खजाना है। बिल्कुल। इसके अलावा बेहतरीन डेवलपमेंट टूल्स भी हैं, जैसे आईडीईज। ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो कोड लिखने, टेस्ट करने और डीबग करने में मदद करते हैं, जैसे एक्लिप्स या इंटेलिजे आइडिया। और बिल्ड टूल्स जैसे मेविन, ग्रेडल, जो पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने और कंपाइल करने की प्रक्रिया को ऑटोमेट करते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम, समुदाय, लाइब्रेरियां, टूल्स न केवल नए डेवलपर्स को जावा सीखने के लिए आकर्षित करता है, बल्कि अनुभवी डेवलपर्स को भी इसमें बनाए रखता है। ये एक आत्मनिर्भर चक्र की तरह है। ज्यादा डेवलपर मतलब ज्यादा संसाधन, और ज्यादा संसाधन मतलब ज्यादा डेवलपर। ये तो कमाल का नेटवर्क इफेक्ट है। लेकिन क्या ये समुदाय ही काफी है या जावा को अपडेट रखने के लिए कुछ और भी हो रहा है? लेख में हाल के जावा 20 जैसे नियमित अपडेट का भी जिक्र है। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जावा सिर्फ अपने समुदाय के भरोसे नहीं बैठा है। ओरेकल, जिसके पास अब जावा का स्वामित्व है, और अन्य संगठन जावा के निरंतर विकास और सुधार के लिए कमिटेड हैं। पहले जावा के नए वर्जन आने में कई साल लग जाते थे, लेकिन अब हर 6 महीने में एक नया वर्जन जारी होता है। हर 6 महीने में? हाँ, इन नियमित अपडेट्स में भाषा में नई सुविधाएं जोड़ी जाती हैं, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जाता है और सिक्योरिटी कमियों को दूर किया जाता है। ये तेज रिलीज साइकिल सुनिश्चित करती है कि जावा मॉडर्न प्रोग्रामिंग ट्रेंड्स और डेवलपर्स की बदलती जरूरतों के साथ कदम मिलाकर चल सके। तो यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये एक्टिव डेवलपमेंट जावा को हमेशा ताज़ा और कॉम्पिटिटिव बनाए रखता है। ये एक पुरानी भाषा हो सकती है, लेकिन ये बूढ़ी नहीं हो रही है। यहीं एक तरफ विशाल समुदाय का सहारा और दूसरी तरफ लगातार ताज़ा रहने की कोशिश। ये एक शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है। अब सुरक्षा और विश्वसनीयता पर आते हैं, जिनका आपने पहले भी जिक्र किया था। लेख इन्हें भी जावा की मुख्य ताकत बताता है। आज की डिजिटल दुनिया में जहां डेटा ब्रीच और साइबर हमले इतने आम हैं, ये तो बेहद ज़रूरी होगा। लेख के अनुसार वो कौन सी खास चीज़ें हैं जो जावा को इतना सुरक्षित और भरोसेमंद बनाती हैं? क्या ये सिर्फ कहने की बात है या इसके पीछे ठोस तकनीकी कारण है? नहीं, इसके पीछे ठोस तकनीकी कारण है। जावा को बनाते समय ही सिक्योरिटी को एक मुख्य लक्ष्य रखा गया था। पहला है बाइट कोड वेरिफिकेशन। जैसा हमने पहले बात की, जावा कोड जेवीएम पर चलता है। जेवीएम इस कोड, जिसे बाइट कोड कहते हैं, उसको चलाने से पहले उसकी पूरी जांच करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोड कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, जैसे मेमोरी में अवैध एक्सेस या सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। अच्छा। इसे आप एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक की तरह समझ सकते हैं, जहां हर यात्री मतलब कोड की जांच होती है। अच्छा, तो जेवीएम एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड है। और क्या है? दूसरा है सिक्योर क्लास लोडिंग। यह सुनिश्चित करता है कि जावा प्रोग्राम केवल भरोसेमंद स्रोतों से ही कोड लोड करे, जिससे मैलवेयर या वायरस के आने का खतरा कम हो जाता है। तीसरा, जावा में एक सैंडबॉक्स मॉडल होता है। सैंडबॉक्स यानी एक सुरक्षित घेरा। अगर आप किसी ऐसे कोड को चला रहे हैं जिस पर आपको पूरा भरोसा नहीं है,
जैसे वेब ब्राउजर में चलने वाला कोई छोटा जावा एपलेट, तो सैंडबॉक्स उस कोड की शक्तियों को लिमिट कर देता है। वो कोड आपके सिस्टम की फाइलों तक या नेटवर्क तक सीधी पहुंच नहीं बना सकता जब तक कि उसे क्लियर परमिशन न दी जाए। ये सब मिलकर जावा को एक मजबूत सुरक्षा कवच देते हैं। और विश्वसनीयता के बारे में क्या? मतलब रिलायबिलिटी? सिर्फ सुरक्षित होना काफी नहीं है, सॉफ्टवेयर का ठीक से चलना भी जरूरी है। हाँ, विश्वसनीयता के लिए भी जावा में कई विशेषताएं हैं। एक है स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। इसका मतलब है कि आपको कोड लिखते समय डेटा के प्रकार जैसे संख्या, टेक्स्ट वगैरह को स्पष्ट रूप से बताना होता है। ये कंपाइलर को कोड की जांच करते समय ही कई तरह की गलतियां पकड़ने में मदद करता है, जिससे रन टाइम में, मतलब जब प्रोग्राम चल रहा हो, तब समस्याएं कम होती हैं। ओके। दूसरा, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। डेवलपर्स को मेमोरी को मैन्युअल रूप से मैनेज करने की चिंता नहीं करनी पड़ती। जेवीएम अपने आप उन मेमोरी हिस्सों को साफ कर देता है जिनका अब उपयोग नहीं हो रहा है। इससे मेमोरी लीक जैसी आम समस्याएं कम होती हैं जो सॉफ्टवेयर को अस्थिर बना सकती हैं। ये तो बहुत काम की चीज है। हाँ, और तीसरा है एक्सेप्शन हैंडलिंग। जावा का तरीका एरर्स मतलब एक्सेप्शंस को संभालने का बहुत व्यवस्थित है। डेवलपर्स ऐसा कोड लिख सकते हैं जो अप्रत्याशित समस्याओं जैसे नेटवर्क कनेक्शन टूटना को ग्रेसफुली संभालें और प्रोग्राम को अचानक क्रैश होने से बचाएं। इन्हीं सब कारणों से जावा को अक्सर मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए भरोसेमंद माना जाता है, जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल या मेडिकल उपकरण, जहां एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। सुरक्षा और विश्वसनीयता के ये पहलू वाकई से एक मजबूत विकल्प बनाते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। लेकिन एक और दिलचस्प बात जो लेख कहता है वो ये है कि ये शुरुआती लोगों के लिए सीखना अपेक्षाकृत आसान है। एक भाषा जो इतनी शक्तिशाली है, एंटरप्राइज सिस्टम चलाती है, वो सीखने में आसान कैसे हो सकती है? ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब हम आसान कहते हैं तो इसका मतलब अक्सर तुलनात्मक होता है, खासकर C++ जैसी भाषाओं से। जावा का सिंटैक्स यानी कोड लिखने का तरीका काफ़ी हद तक C++ जैसा है, लेकिन इसे सिंपल बनाया गया है। सबसे बड़ा अंतर है पॉइंटर्स का न होना। C++ में पॉइंटर्स मेमोरी को सीधे मैनेज करने की सुविधा देते हैं, लेकिन वो शुरुआती लोगों के लिए अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग और गलतियों का बड़ा सोर्स होते हैं। जावा ने इसे हटा दिया। अच्छा। दूसरा, जैसा हमने अभी बात की, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन मेमोरी मैनेजमेंट की जटिल चिंता को डेवलपर से हटाकर जेवीएम को दे देता है। तो कुछ जटिलताओं को हटा दिया गया है। और क्या चीज इसे सीखने में मदद करती है? जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOP पर आधारित है। OOP कोड को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है जिसमें हम सॉफ्टवेयर को वास्तविक दुनिया की चीजों या ऑब्जेक्ट्स के रूप में मॉडल करते हैं, जैसे ग्राहक, खाता, गाड़ी। ये बड़े और जटिल सॉफ्टवेयर को बनाना और समझना आसान बनाता है। हालांकि OOP के कॉन्सेप्ट्स को समझने में शुरुआत में थोड़ा समय लगता है। इसके अलावा जावा के पास बहुत अच्छी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध है, मतलब भाषा और उसकी लाइब्रेरियों के बारे में ऑफिशियल जानकारी। हाँ, रिसोर्सेज तो बहुत है। बिल्कुल। इंटरनेट पर ट्यूटोरियल, वीडियो कोर्स, किताबें और डेवलपर फोरम जैसे स्टैक ओवरफ्लो की कोई कमी नहीं है। दुनिया भर के अधिकांश विश्वविद्यालय और कॉलेज अपनी कंप्यूटर विज्ञान की डिग्री में जावा को एक फंडामेंटल भाषा के रूप में पढ़ाते हैं। इन सब का मिलाजुला असर ये होता है कि जावा सीखने के लिए संसाधन भरपूर हैं और मदद आसानी से मिल जाती है। आसान शायद एकदम सही शब्द ना हो, लेकिन ये निश्चित रूप से सुलभ या एक्सेसिबल है। तो हमने इसकी क्रांतिकारी शुरुआत यानी WROA, इसकी जबरदस्त बहुमुखी प्रतिभा, एंड्रॉयड, वेब, एंटरप्राइज, इसका शक्तिशाली इकोसिस्टम और समुदाय, निरंतर विकास, मजबूत सुरक्षा और विश्वसनीयता और सीखने की सापेक्ष सुलभता जैसे कई ठोस कारण देख लिए। ये सब मिलकर जावा की स्थायी लोकप्रियता की एक मजबूत तस्वीर बनाते हैं। अब आखिर में भविष्य की ओर देखते हैं। तकनीक तो रुकने वाले नहीं है, तो जावा का भविष्य कैसा दिखता है? लेख में क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसी नई उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ इसके जुड़ने का उल्लेख है। क्या जावा इन नए मैदानों में भी अपनी पकड़ बनाए रख पाएगा? ये सवाल जावा की कहानी का अगला अध्याय है और ये उसकी अडेप्टेबिलिटी मतलब अनुकूलन क्षमता का एक और प्रमाण है। जावा केवल अपनी पुरानी सफलताओं पर आराम नहीं कर रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग के युग में जावा क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन बनाने के लिए कई फ्रेमवर्क और टूल प्रदान करता है।
क्लाउड नेटिव का मतलब है ऐसे एप्लीकेशन जो खासतौर पर क्लाउड के एनवायरनमेंट जैसे AWS, Azure, Google क्लाउड में चलने के लिए डिज़ाइन किए गए हों, ताकि वे क्लाउड की स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का पूरा फायदा उठा सकें। अच्छा। प्रमुख क्लाउड प्रोवाइडर जावा को बहुत अच्छा समर्थन देते हैं। बिग डेटा के क्षेत्र में देखें तो अपाचे हडूप और अपाची स्पार्क जैसे सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली फ्रेमवर्क्स जावा या JVM पर चलने वाली अन्य भाषाओं जैसे स्काला में लिखे गए हैं। इसका मतलब है कि जावा डेवलपर्स के लिए बिग डेटा की दुनिया में प्रवेश करना और योगदान देना आसान है। और AI और मशीन लर्निंग का क्या? हाँ, AI और मशीन लर्निंग ML की बात करें तो ये सच है कि पाइथन इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भाषा है, खासकर रिसर्च और प्रोटोटाइपिंग के लिए। लेकिन जावा भी पीछे नहीं है। डीप लर्निंग 4J जैसी शक्तिशाली AI लाइब्रेरियां जावा में उपलब्ध हैं और अक्सर बड़ी कंपनियों को अपने मौजूदा जावा आधारित सिस्टम्स में ही AI/ML क्षमताओं को जोड़ने की ज़रूरत होती है, जहां जावा का उपयोग नेचुरल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जावा इन नए क्षेत्रों में भी अपनी जगह बना रहा है, भले ही वो हर जगह नंबर 1 ना हो। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जावा स्थिर नहीं है बल्कि विकसित हो रहा है और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को ढाल रहा है। ये शायद पाइथन की तरह AI रिसर्च का चेहरा न बने या गो या रस्ट जैसी नई भाषाओं की तरह सिस्टम प्रोग्रामिंग में क्रांति न लाए, लेकिन इसकी मजबूती, इसका विशाल इकोसिस्टम और एंटरप्राइज में इसकी गहरी पैठ इसे इन नए क्षेत्रों में भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाए रखती है। ये सिर्फ प्रासंगिक नहीं बना हुआ है, ये एक्टिवली भविष्य की तकनीक के साथ इंटीग्रेट हो रहा है। तो इस टेक्टोनिक्स लेक पर आधारित हमारी चर्चा से ये साफ है कि 2025 में जावा की लोकप्रियता किसी एक जादू की छड़ी का कमाल नहीं है। ये कई मजबूत स्तंभों पर टिकी है। JVM से मिली प्लेटफॉर्म स्वतंत्रता, जिसने इसे शुरुआती बढ़त दी, इसकी अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा, जिसने इसे मोबाइल से लेकर बड़े उद्यमों तक पहुंचाया, लाखों डेवलपर्स का जीवन समुदाय और उसका समृद्ध इकोसिस्टम जो इसे लगातार मजबूत करता है, निरंतर अपडेट और विकास के प्रति प्रतिबद्धता जो इसे ताज़ा रखती है, इसकी परखी हुई सुरक्षा और विश्वसनीयता जिस पर बड़े संगठन भरोसा करते हैं, और अंत में सीखने की सापेक्ष सुलभता जिसने डेवलपर्स की कभी न खत्म होने वाली धारा सुनिश्चित की है। ये सब मिलकर इसे आज भी एक बेहद शक्तिशाली भाषा बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये सभी फैक्टर्स एक दूसरे को सहारा देते हैं और जावा को वह लचीलापन और मजबूती देते हैं जो इतने सालों बाद भी इसे प्रासंगिक बनाए हुए है। इस पूरी बातचीत के बाद एक विचारणीय प्रश्न मन में आता है। जावा ने अतीत में मोबाइल और एंटरप्राइज जैसे क्षेत्रों में अपनी धाक जमाई। इसकी इसी अनुकूलन क्षमता को देखते हुए क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगला दशक आते आते वह कौन सा नया तकनीकी क्षेत्र या एप्लीकेशन हो सकता है जहां जावा अप्रत्याशित रूप से हावी हो जाए? ये दिलचस्प सवाल है। या फिर क्या कॉटलिन, गो, रस्ट जैसी नई और आकर्षक भाषाएं जो परफॉर्मेंस, कंकरेंसी या सुरक्षा के नए पैराडाइम स्थापित कर रही हैं, आने वाले वर्षों में जावा के इन मुख्य स्तंभों को इतनी मजबूती से चुनौती दे पाएंगी कि इसकी लोकप्रियता कम होने लगे? यह भविष्य की दिशा तय करेगा। इस पर आगे सोचा जा सकता है। ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है कि जावा का अगला कदम क्या होगा और नई पीढ़ी की भाषाएं इसे कैसे प्रभावित करेंगे। आज के इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है जावा की दुनिया की यह यात्रा जानकारी पूर्ण रही होगी और आपको इसकी स्थायी प्रासंगिकता के पीछे के कारणों की गहरी समझ मिली होगी।